तो लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट वी वर अबाउट टू डिस्कस अबाउट टेंडन एंड लिगामेंट्स, है ना? ओके, फाइन. एक दो दिन में आपके यहाँ प्रोजेक्टर लग जाएगा, देन वी विल बी एबल टू हैव दैट स्लाइड्स, है ना? ओके, फाइन. तो हम लोगों ने यहाँ तक बात कर ली थी कि हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है वो इज मेड अप ऑफ बोन्स, कनेक्टिव टिश्यूज एंड कार्टिलेजेस. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कुछ फिगर एक देखी थी नी जॉइंट की, और उसमें हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी बोन क्या है, कार्टिलेज क्या है, राइट? उसके बाद हमारे पास जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ हमारे पास जो हैं वो स्केलेटल सिस्टम के दो होते हैं, ठीक है, जो आपस में जोड़ते हैं चीज़ों को. कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपकी हड्डी को हड्डी से जोड़ के रखती हैं, और एक कनेक्टिव टिश्यू है जो आपको मसल को हड्डी से जोड़ के रखती है, राइट, है ना? तो उनको हम लोग जो हैं वो टेंडन और लीगामेंट के नाम से हम और आप जो हैं वो पहचानते हैं. ओके, फाइन. ओके, तो जो चीज़ हमारी मसल को हड्डी से जोड़ के रखती है, जिन लोगों को मालूम है उनके लिए आसान है, जिनको नहीं मालूम है उनको थोड़ा सा, मेरा अपना अनुभव है, एक्सपीरियंस है कि वो थोड़ा सा उनको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है. देखिए, उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, राइट? जिनको जो मसल हड्डी से जुड़ती है तो वो डायरेक्ट नहीं जुड़ती. कोई भी मसल, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए मसल एंड दिस इज ए बोन, तो ये डायरेक्ट, ये मसल इससे अटैच नहीं होगी, राइट? इन दोनों के बीच में जो है वो एक सब्सटेंस होगा जोड़ने वाला, बोन को मसल से जोड़ने वाला एक सब्सटेंस होगा बीच में. दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड बाय द नेम टेंडन. इसको याद रख लीजिए, ठीक है नहीं? मसल को हड्डी से जोड़ के रखने वाली चीज को टेंडन कहते हैं. लिख लीजिए जल्दी से, नहीं तो ये चीज आपको, ये कंफ्यूजन आपको हमेशा परेशान करेगा, और कंपटीशन में फिर आप रोते हुए बाहर निकलोगे कि सर 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया. ये जो रह जाते हैं ना, 1 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, ये अटेंशन के होते हैं आपके, और वो अटेंशन इस वक्त आपकी ज़रूरत है. मसल को हड्डी से जोड़ के रखने वाली चीज़ इज ए, राइट. ज़रा 5 बार आप लोग बा आवाज़ बुलंद ज़रा दोहराइए. मसल को हड्डी से जोड़ने वाली चीज इज कॉल्ड टेंडन. हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाली चीज इज अ लीगामेंट. हड्डी एंड दिस वन इज हड्डी, ये दो आपस में अटैच एक साथ नहीं होंगी. ये हड्डी आपस में एक साथ नहीं जुड़ेंगी. अगर जुड़ गई तो क्या नुकसान है? मूवमेंट ही नहीं होगा, इसको हिलना है ना. हड्डी और हड्डी जहां आपस में जुड़ती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ए ज्वाइंट. दैट पॉइंट इज कॉल्ड ए ज्वाइंट, एंड इट इज आवर ज्वाइंट्स विद विच हेल्प वी मूव अराउंड. अभी मैं बोल पा रहा हूं तो ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ अराउंड द ज्वाइंट, राइट? आपको जितने बड़े मूवमेंट्स करने हैं उतने ज़्यादा आपको जॉइंट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे अपनी बॉडी के. ओनली देन यू विल बी एबल टू मूव योर होल बॉडी और द पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट? अगर ये दोनों एक दूसरे से अटैच होंगी, राइट, तो ये दोनों एक दूसरे से ऐसे हो जाएंगे जैसे आपने एल्फी से 2 लकड़ियों को आपस में जोड़ दिया, राइट? ओके, फाइन. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ मेरे सिर में और आपके सिर में जो है वो जॉइंट्स हैं, है ना? 12-14 जॉइंट्स हैं यहाँ पर हमारे, राइट?
लेकिन आप मार के देखो यहाँ पे कहीं पे भी मूवमेंट हो रहा है क्या? कहीं मूवमेंट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा मूवमेंट? राइट, क्योंकि वो सारे जॉइंट्स जो हैं वो ऐसे आपस में सुचर्ड हैं, ऑसिफाइड है। क्या बोला था हम लोगों ने उसका टेक्निकल टर्म? ऑसिफिकेशन, दैट्स इट, राइट। बचपने में ये जॉइंट्स ऐसे ढीले थे, बच्चा खोपड़ी के बल गिरता था तो ये स्लाइड कर जाती थी हड्डियां एक दूसरे के ऊपर, है ना। उसका शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करती थी, शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करती थी, राइट। तो जहां कहीं भी अगर हमारा ऑसिफाइड जॉइंट होगा, मींस सुचर्ड जॉइंट होगा। सुचर्ड कहते हैं आपस में सिला हुआ, राइट, आपस में सिला हुआ, आपस में इंटरलॉक्ड। वो इंटरलॉकिंग करते हैं ना हम लोग कपड़े के आखिर में, राइट। दैट इंटरलॉकिंग इन एनाटॉमी टर्म, दैट इंटरलॉकिंग इज कॉल्ड बाय द नेम suture, SUTURE, नोट डाउन, SUTURE, SUTURE। अपनी अपनी भाषा में आप इसको लिख लीजिए ब्रैकेट में, हिंदी में, उर्दू में, कश्मीरी में, चाहे जैसा, राइट। सूचर, सूचर। इतना ही रट के आया था मैं यार, मुझे आता नहीं ना। ओके फाइन। This is, for example, this is one of the languages, English, right? Say for example, if I want to write it in Hindi, then this is suture, this is suture, right? Okay, fine. When we write any language in any other language, when we write any language in any other language, कुछ भी, say for example, this is Urdu, this is Hindi, okay fine। कोई भी लैंग्वेज को दूसरी किसी भी लैंग्वेज में आप लिखते हो तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलिटरेशन। क्या बोलते हैं? हाँ, दैट्स इट, ट्रांसलिटरेशन। यहां तक बात क्लियर है? एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में लिखते हैं तो हम ट्रांसलिटरेशन लिखते हैं। ट्रांसलिटरेशन का आजकल स्कोप बहुत ज़्यादा हो गया ना सोशल मीडिया में, राइट। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल करते हो, आप अपनी भाषा में बात करते हो, व्हाट्सएप करते पे या कुछ भी करते पे, XYZ, राइट, दैट इज ट्रांसलिटरेशन। ओके फाइन। Now, this is go, this is go, this is jana. Okay, fine. This is not transliteration. This is translation. बात क्लियर हो रही है बिल्कुल? ये मैं इसलिए आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आपको अभी हम लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे तो हम लोगों को, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, नॉट ए टेक्निकल मैन इन एनाटॉमी, तो उसके लिए हम लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ेगी ट्रांसलिटरेशन की, है ना। ट्रांसलेशन की ज़रूरत हमको समझने के लिए पड़ेगी, लेकिन हमको वर्ड को बोलना है, वर्ड को मीन्स प्रोनाउंस करना है, तो उसके लिए हमको ट्रांसलिटरेशन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो ट्रांसलिटरेशन और ट्रांसलेशन में आपको फ़र्क आना चाहिए, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आपको पूरे थ्रू आउट फिजिकल एजुकेशन टिल टुडे, 5 साल मेरे स्टूडेंट लाइफ के और 25 साल मेरी नौकरी के, आज भी ट्रांसलिटरेशन में मैं काम करता हूँ। मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, आज भी ट्रांसलिटरेशन में टेक्निकली आज भी मैं काम करता हूँ। तो आपको भी आगे आने वाले समय में भी आज से ऐसे ही काम करना पड़ेगा। ओनली देन यू विल बी हैविंग सम नॉलेज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड अदर टेक्निकल सब्जेक्ट्स एज वेल, वॉट एवर यू मे गो थ्रू, ठीक है नहीं।
इसलिए आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए व्हाट इज ट्रांसलेशन एंड व्हाट इज ट्रांसलिटरेशन। यहां तक बात क्लियर है? बिल्कुल कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है यहाँ पे? ओके फाइन। तो हमारी कोई भी हड्डी आपस में सूचर्ड, ऑसिफाइड, इंटरलॉक्ड, क्या ये जो तीनों वर्ड मैंने बोले, ये तीनों वर्ड पर्यायवाची हैं या अलग अलग हैं? ये सूचर्ड, ऑसिफाइड, इंटरलॉक्ड, ये सब सिनोनिमस हैं या इसमें कोई एंटोनिम भी है? सब सिनोनिम है। ओके फाइन। सूचर्ड, इंटरलॉक्ड, इंटरकनेक्टेड एंड बोन, ये सब सिनोनिमस हैं या इसमें कहीं कोई एंटी भी है? कौन एंटी है? बोन एंटी है। बोन एंटी होगी तो फिर सूचर कहाँ होगा, फिर इंटरलॉकिंग कहाँ होगी? सिनोनिम मतलब मीन्स किसी एक जगह, किसी एक पॉइंट के लिए, हाँ, उनको इस्तेमाल होना, राइट? ओके, अलग अलग मायनों में इस्तेमाल होना, मीनिंग तो अलग अलग होगा नहीं, लेकिन किसी एक पर्पस को हल करते हुए चल रहे होंगे। जब किसी एक पर्पस को डिफरेंट वर्ड्स हल करते हुए चलते हैं तो उनको हम लोग पर्यायवाची बोलते हैं, हम उनको सिनोनिम बोलते हैं, राइट? ओके फाइन। तो हमारी कोई भी दो बोन्स आपस में डायरेक्टली जुड़ी हुई नहीं होती हैं, बल्कि बीच में उनके एक पॉइंट है, वो पॉइंट इज कॉल्ड, वो सब्सटेंस इज कॉल्ड लिगामेंट, वो धागा इज कॉल्ड, दैट थ्रेड इज कॉल्ड लिगामेंट। ओके, मसल हड्डी से जुड़ी हुई है विद द सब्सटेंस टेंडन। ओके, दैट थ्रेड which join your muscle with bone is called tendon. Bone to bone, bone to muscle, okay, muscle to bone, bone 1 to bone 2, okay, bone 2 to bone 10, हाँ, that's it। आ गया? रट्टाफिकेशन हो गया? इसको रटे रहिएगा, इसको रटे रहिएगा, आपके बहुत काम आएगा। ओके फाइन। अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, आई डोंट नो, आप लोगों को स्लाइड दिखती तो आप लोगों को शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा लगता। हमारा जो सबसे बड़ा हमारा जो टेंडन है, राइट, हमारा जो सबसे बड़ा टेंडन है, दैट टेंडन इज कॉल्ड, आप में से किसी को पता है? सबसे बड़ा और सबसे मजबूत, और जिसके बगैर आप खड़े नहीं हो पाओगे, जी? एंकल इज नॉट अ टेंडन, एंकल इज अ जॉइंट, एंकल इज अ जॉइंट। ओके, किसी को कोई आइडिया? राइट, दिस इज कॉल्ड Achilles टेंडन। Achilles, अपने अपने ट्रांसलिटरेशन में इसको लिख लीजिएगा, पहले इंग्लिश में लिख लीजिए, टेक्निकल नेम इज Achilles। Achilles टेंडन। ओके, अब आप इसको अपने ट्रांसलिटरेटेड फॉर्म में लिख लीजिए, जो भी भाषा आपको आती है आप उसमें अपने लिख लीजिए ब्रैकेट में, Achilles, Achilles। Achilles। देखिए इससे आपको फायदा क्या होगा, मैं आप लोगों को एक ह्यूमन साइकोलॉजी के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, कुछ वीक पॉइंट्स आपको, और आगे हम लोग जब तक इंटरेक्शन करेंगे, जब तक मैं आपको कुछ ना कुछ चीज़ें बताता रहूँगा।
एक ह्यूमन वीकनेस है, मेरी भी है, वो आपकी भी है, वो सबकी है, पूरे ह्यूमंस की है, वो दुनिया में कहीं भी रहते हो ह्यूमंस होने चाहिए, उन सब की है। वो क्या है कि अगर आप किसी भी स्पेसिफिक फील्ड, कोई भी एक स्पेसिफिक फील्ड की टर्मिनोलॉजी, देखिए हर फील्ड की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है, हर चीज़ की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है। टर्मिनोलॉजी समझते हैं ना, शब्दावली है ना, टर्म्स, उसके कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं, उन स्पेसिफिक टर्म्स पर ही पूरी फील्ड खड़ी हुई होती है। हमारा आपका जीवन भी पूरा का पूरा जो है वो शब्दों पे खड़ा हुआ है, हम शब्दों में ही सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूध गर्म है, तो दूध गर्म है, ये तो शब्द है। आपने सोचा कैसे कि ये गर्म है? शब्दों में ही सोचा। ये हमारी वीकनेस है कि हम शब्दों के बगैर सोच नहीं सकते, राइट? लिखना बाद की चीज़ है, पहला मसला है सोचने का। ओके फाइन। हर फील्ड हमारी अपने अपने शब्दों पे खड़ी हुई है, शब्दों के बगैर कोई चारा नहीं है हमारे पास। ये आप इसको स्ट्रेंथ कहो, या आप इसको वीकनेस कहो, ये आप इसकी क्वालिटी कहो, ये आप इसका कैरेक्टरिस्टिक कहो, आप इसको किसी भी नाम से पुकारो, लेकिन ये हमारी मजबूरी है कि हम शब्दों में सोचेंगे और शब्दों में ही अपनी चीज़ों को खड़ा करेंगे। हम कुछ भी प्लान करें, फॉर एग्जांपल हमने बीपी एड करने का प्लान करने से यहाँ आने से पहले, राइट, हम शब्दों पे ही सब कुछ खड़ा कर रहे थे। कुछ लोग होते हैं वो शब्दों में इतने माहिर होते हैं, काम में माहिर नहीं होते। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शब्द कम बोलते हैं, करते ज़्यादा हैं, सोच के मीन्स करते ज़्यादा हैं, लेकिन वो सब है शब्दों का खेल जिस पे वो खड़े हैं, राइट। अगर आप कोई भी स्पेसिफिक फील्ड के टर्मिनोलॉजी को आप अच्छे से अगर उच्चारण कर पाते हो, इफ़ यू आर एबल टू प्रोनाउंस द वर्ड्स ऑफ एनी स्पेसिफिक फील्ड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, चाहे वो आपको 5 ही वर्ड आते हों, राइट, सामने जो आपको सुन रहा है, नाउ हियर कम्स द ह्यूमन वीकनेस, सामने जो आपको सुन रहा है वो आपको जानेगा, आपको समझ जाएगा, वो यकीन कर बैठेगा कि ये आदमी अपनी फील्ड में, इस फील्ड में, जिस फील्ड के बारे में ये बात कर रहा है, इस फील्ड में ये बहुत एक्सपर्ट है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? चाहे आपको वो सिर्फ 5 ही वर्ड्स आते थे, बिलीव मी, चाहे आपको 5 ही वर्ड्स आते हो, आप उससे कस्में खाते रहोगे, तरह तरह की कस्में खा जाओगे आप उससे कि भाई मुझे नहीं आता इसके अलावा। वो कहेगा नहीं बताना चाह रहे, वो बात अलग है आप, लेकिन वो ही मुस्कुरा के रह जाएगा, अंदर से समझ रहा होगा वो। ये अब आप ह्यूमन साइकोलॉजी की वीकनेस कह लो, कि अब चाहे इसकी क्वालिटी कह लो, कैरेक्टर, कुछ भी कह लो आप इसको, लेकिन ह्यूमंस ऐसे ही काम करते हैं, राइट। आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अभी जितने भी लोग हैं सब ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, मैंने भी बहुत अच्छे अपने लिहाज से कपड़े पहने हैं, हमारे रिसर्च स्कॉलर खड़े हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहने इन्होंने। आप सब कपड़े अच्छे पहन सकते हो, राइट, लेकिन अगर आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है तो आपके ये कपड़े आपका साथ नहीं दे पाएंगे, बिलीव मी, राइट। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है, अगर आपका तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा है, उच्चारण अगर आपका बहुत अच्छा है, और आप ठीक ठाक से भी कपड़े पहने हुए हो, तो यू आर ए सुपर हीरो इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, राइट। अगर आप कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए हो, वेल क्रीज्ड, बहुत अच्छे, विद इन फैशन, सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज़ A to Z बिल्कुल फाइन है, जब तक आपने मुंह नहीं खोला हुआ है बस तभी तक आप हीरो हो, माइंड इट, हाँ रियली। लेकिन जैसे ही आपने मुंह खोला, सॉरी टू से, है नहीं, फिर वो औकात समझ में आ जाती। हाँ, फिर वो ऑडियंस है, कैसे भी बोल रही है वो एक अलग मसला है, कैसे सुन रही है, बर्दाश्त कर रही है आपको, वो एक अलग मसला है। इसलिए मैं आपको ट्रांसलिट्रेशन के ज़रिए से आपको हेल्प करता चलूँगा लगातार, राइट, कि आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। एक्चुअल एनाटॉमी अगर आपको और मुझको अगर पढ़नी है, एक्चुअल अगर हमको पढ़नी है बहुत इंटेंसिटी के साथ, इतनी इंटेंसिटी के साथ जितनी इंटेंसिटी से पिछली 3-4 क्लासेस हम लोगों ने की हैं, राइट, अगर हम ऐसे ही लगातार करें तो हमको मिनिमम 600 घंटे चाहिए हैं, तब हम एनाटॉमी को मीन्स पकड़ पाएंगे। एनाटॉमी इज़ दैट मच वास्ट सब्जेक्ट। फिर फील्ड टू फील्ड उसका डिमार्केशन बहुत
स्पेसिफिक हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ हो गया माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी नहीं चाहिए हमको, है नहीं, हमको जो है वो रीजनल चाहिए, हमको ग्रॉस चाहिए, और कौन सी चाहिए हमको, सिस्टेमिक चाहिए, है ना, सिस्टमेटिक भी चाहिए, सिस्टेमिक चाहिए बस। अच्छा, सिस्टमेटिक तरीके से चाहिए नहीं, सिस्टेमिक चाहिए, सिस्टमेटिक तरीके से चाहिए, याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं करिएगा इसमें। नहीं, गलत कह रहा हूं मैं? नहीं, ओके फाइन। तो हम लोगों को 600 घंटे चाहिए, हमें 600 घंटे नहीं करने, हम 600 घंटे नहीं कर पाएंगे, नहीं, ये ह्यूमन वीकनेस अगेन, 600 घंटे हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन 60 घंटे कर सकते हैं। 60 घंटे का आपका सिलेबस है, लेकिन अभी चूंकि लेट एडमिशन हो पाया है, हम अभी 60 घंटे भी नहीं पकड़ पा रहे। हम अगर बहुत एक्स्ट्रा क्लासेस लेके ओढ़ेंगे, जो कि हम ओढ़ चुके हैं, आई डोंट नो, आप में से बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ अभी नया है, हम लोग ऑलरेडी मीन्स इन लोगों से 8-10 घंटे आगे चल गए ना, 8 घंटे अराउंड 8 घंटे तो चले गए होंगे, 6 से 8 घंटे हम लोग आगे चले गए, ठीक है। तो हम लोग जो हैं वो तब भी 35-40 घंटे ही पकड़ पाएंगे। ओके फाइन। तो हमारा ये एक्हिलीज टेंडन जो है, ये हमारा एक्हिलीज टेंडन कहाँ होता है? ओके, हमारी हील और काफ की मसल को ये जोड़ के रखता है। ओके, दिखाई दे रहा है हम लोगों को, है ना, सब लोगों को दिखाई दे रही है? ओके फाइन। ये हमारा एक्हिलीज टेंडन है, लंबा है बहुत और बहुत मजबूत है एक्हिलीज, ठीक है, समझ में आ गए है ना? आप लोग अपना पैर उठा करके और पीछे यहाँ पकड़ के देखिए जरा, छूइए, दैट इज योर एक्हिलीज। ये यहाँ नहीं, ये यहाँ पे ये है ना, ऐसा पकड़ लीजिए इसको, दिस इज एक्हिलीज टेंडन, राइट। ओके, ये एक्हिलीज टेंडन की अपनी एक कई हजार टेंडन्स होते हैं, राइट। ये अकेला टेंडन है जिसकी आमतौर से स्टोरी आती है, अकेला टेंडन है जिसकी आमतौर से कॉम्पिटिशन्स में स्टोरी आती है। वो स्टोरी मैं आपसे शेयर कर लूं ताकि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग थोड़े मजबूत हो जाएं, राइट। एक्हिलीज टेंडन जो है वो एक वॉरियर के नाम पे है, एक सिपह सालार था ग्रीक का, राइट, एक्हिलीज नाम का, राइट। एक्हिलीज ऐसा ही था अपने ज़माने में। एक्हिलीज जो सिपह सालार था, वॉरियर था, वो ऐसे ही था जैसे आज विराट कोहली सर, जैसे सचिन तेंदुलकर सर, राइट, जैसे AB डिविलियर्स सर। मीन्स ये है तो काफ़ी है किसी भी टीम के लिए, अगर ये है तो ये, जैसे गेल सर, अगर चल गया तो काफ़ी है, नहीं चला तो पहली 6 गेंदों में निपट के आ जाएगा बाहर। ओके ओके, एक्हिलीज जो थे वो ऐसा ही थे। उनके बारे में मशहूर था कि ये जिस उसको कुछ कहते हैं ना, गॉड गिवन कुछ पोटेंशियल होता है, उसको जो है वो जहाँ वॉर होनी होती थी तो वहाँ पे वो मीन्स हफ्ता भर पहले जा कर के वो पड़ाव डाल देता था अकेला, उसकी टीम बाद में आनी है, वो वहाँ जा कर के कहीं सेफ जगह पे वो अपने पड़ाव डाल के, ये उसकी खासियत थी। और वो वहाँ की सारी छानाबीनी, चाहे वो उससे पहले वहाँ 50 बार और जा चुका हो, इससे बहस नहीं है, वो फिर से दोबारा फिर देखेगा कि इतने दिनों में 3 महीने बाद, फॉर एग्जांपल 3 महीने में कौन कौन से नए पेड़ उग गए, और वो स्ट्रेटेजी बनाएगा इस पेड़ को हम अपनी वॉर के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। ही वॉज दैट मच एक्सपर्ट। ओके फाइन। वो एक मंदिर था उसका, उस मंदिर में वो जाता था, वो मंदिर उसके लिए वहाँ बिल्ड किया जाता था, और उस मंदिर में वो जिस वक्त वॉर में जाना होता था तो उससे 3 घंटे पहले वो वहाँ मेडिटेशन के लिए जाता था। ओके, दुश्मन वो बहुत चालाक होता है जिसको अपने दुश्मन के बारे में सारे मूव्स पता हो, ये कब खाता है, कब सोता है, कब कहाँ जाता है, किससे मिलता है। ओके, जो दूसरी टीम थी उनको ये मालूम था कि ये 3 घंटे ये मेडिटेशन में रहता है अपने जो भी मंदिर है उस मंदिर में। ओके फाइन। उन्होंने क्या किया, अपना एक आर्चर भेजा,
उन्होंने अपना एक है ना तीर चलाने वाला भेजा, उसको मतलब आज की भाषा में हम लोग कहते हैं शार्प शूटर। शार्प शूटर समझते हैं? मतलब हाँ, मतलब आंखें बंद हैं और आवाज़ सुनी उसने और टक से मार दी गोली उसने और निशाने पे पड़ी बिल्कुल। दैट इज शार्प शूटर। उन्होंने अपना एक शार्प शूटर भेजा, राइट। वो शार्प शूटर जो है वहाँ पर 9 दिन मंदिर में 9 दिन छिप करके बिना खाए पिए, वो शार्प शूटर अपने उसके साथ चुपचाप वो एक जगह पे कहीं उसने सेफ जगह देखी होगी और वो बिल्कुल सीधा ऐसा खड़ा रहा। उसका भी अपना डेडिकेशन है, 9 दिन खड़े रहना। कैसे उसने किया होगा आई डोंट नो, लेकिन उसने 9 दिन ऐसे खड़ा रहा। वो वहाँ आया, वो खड़ा हुआ तो एकिलीज, उसके बाद वो वहाँ मेडिटेशन के लिए बैठा। मेडिटेशन के बाद वो उठने वाला था, वज्रासन में बैठा हुआ था। वज्रासन समझते हैं? अत्तहियात, ओके। कुछ लोग अत्तहियात के नाम से उसको जानते होंगे, ओके फाइन। वज्रासन में वो बैठा हुआ था। वो वज्रासन में उठा तो अभी वज्रासन में जब आदमी सीधा उठेगा तो आप देखो पैरों की उंगलियां हल्की सी ऐसे मुड़ी हुई होंगी या ऐसे होंगी, फिर पैर ऐसे होगा और फिर वो ऐसा करके उसका एंकल्स ऐसे होगा, राइट। वो शार्प शूटर ने वहाँ से निशाना लिया और उसके इस टेंडन पे जो है वो इसने इसका आर पार कर दिया। सिर्फ इस पे, हड्डी पे नहीं मारा उसने। ही वॉज दैट मच एक्सपर्ट कि उसने ले करके वहाँ से मार दिया उसने, राइट। एकिलीज वहीं धड़ाम से गिर पड़ा। एकिलीज वो धड़ाम से वहीं गिरा, उसके बाद फिर वो उठ नहीं पाया। इस टेंडन की, आपका ये जो टेंडन है ये खासियत होती है। जिन लोगों को यहाँ एड़ी में पेन होता है ना, इसमें वो लोग सीधे चल नहीं पाते। और अगर जब ये पेन थोड़ा सा ज़्यादा 2nd डिग्री में पहुँच जाता है तो मीन्स उनके लिए पैर रखना भी, सोचना भी तकलीफ दे होता है, राइट, ओके। हम लोगों ने सबने इसको, इस पेन को हम लोगों ने कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में झेला है, बर्दाश्त किया है हम लोगों ने, राइट। वो एकिलीज वहीं गिर पड़ा, उसके बाद वो नहीं उठा और उसकी टीम जो है वो मैच हार गई, राइट। चूंकि वो बहुत प्रोमिनेंट खिलाड़ी था अपने ज़माने का, राइट, बहुत एक्सपीरियंस था, उसके बारे में मशहूर था कि अगर ये जिस टीम की तरफ से खेल पड़ा वो टीम के लिए काफ़ी है, वो टीम जीत जाएगी, हर पॉइंट से उसको जो है वो आसानी हो जाएगी। क्योंकि उसके बारे में एकिलीज के बारे में आता है कि कई बार ऐसा हुआ कि उसकी टीम नीचे थी और अपोनेंट्स ऊपर थे। अच्छा, ऊपर से नीचे कोई भी चीज़ पहुंचाना बहुत आसान है, इवन आवाज़ भी। आवाज़ को भी आप हल्के से बोलो तो नीचे पहुंच जाएगी, नीचे से ऊपर आना मुश्किल काम है आवाज़ का भी, राइट। लेकिन उसने नीचे से ऊपर मार मार के उसने स्ट्रैटेजिकली उसने जो है दूसरी टीमों को कई बार हराया, राइट। वो दैट प्लेयर वाज दैट मच फेमस एंड दैट मच एक्सेलेंट कि उसके नाम पर ये टेंडन का नाम पड़ गया, एकिलीज टेंडन। तो आपके कॉम्पिटिशन्स में कभी कभी आता है कि आपकी बॉडी में कौन सा ऐसा है जो किसी ग्रीक सोल्जर या सोल्जर के नाम के ऊपर रखा गया है। वो नाम नहीं बताएंगे आपको, वो नाम बताएंगे सारे, ये मसल, फलानी मसल, एकिलीज टेंडन, ये लिगामेंट ऐसा है, ऐसे करके। तो अब आपको याद रहेगा ये स्टोरी फॉर्म में, एकिलीज, दैट वाज द एकिलीज, ओके फाइन। हमारी बॉडी में कितने टेंडन्स हैं? अच्छा ये बताइए, अभी हम लोग टेंडन और लिगामेंट के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा जस्ट ट्राई टू यूज योर कॉमन सेंस। लिगामेंट ज़्यादा होंगे या टेंडन ज़्यादा होंगे? ओके फाइन, कुछ लोगों की आवाज़ें आ रही है लिगामेंट ज़्यादा होंगे, कुछ लोगों की आवाज़ें आ रही है टेंडन। ओके फाइन, अभी आप देखने की कोशिश, आप इमेजिन करो, सेल्फ एनालाइज करो चीज़ों को कि आपकी बॉडी में मीन्स हड्डियाँ कितनी हैं और मसल्स कितनी हैं? हड्डियाँ कितनी हैं? अभी आपने बताया था मुझको 2-3 दिन पहले, मुझे नहीं मालूम था कि 206 हैं, लेकिन 206 हैं आपने बताया था। मसल्स कितनी है ना? 600, राइट। अब मसल को हड्डी से जोड़ना है, मसल को
हड्डी 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 से जोड़ना है उसको मसल को, तो क्या होगा? टेंडन होगा। तो अभी हमारा सीधा कैलकुलेशन है कि टेंडन ज़्यादा होंगे। गलत तो नहीं कह रहा? हड्डी से हड्डी को जोड़ना है तो एक टेंडन काफ़ी है। अरे गुड यार, आप लोग बड़े तेज हो। मैं बार बार कहता हूँ मेरी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, आप लोग खुद पढ़ लोगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी, लेकिन आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ सिर्फ आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगाने के लिए, एनाटॉमी फिजियोलॉजी को लेकर के। एनाटॉमी फिजियोलॉजी बड़ा भूतिया महल सा है फिजिकल एजुकेशन में। एग्ज़ाम पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, एग्ज़ाम पास करना कोई बड़ी बात नहीं है नहीं, लेकिन अच्छे से ऐसा सब्जेक्ट पकड़ में आ जाना जिस पे हमारी फील्ड 60% 70% डिपेंडेंट है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है नहीं, बस उस सपोर्ट के लिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर खड़ा हूँ। ओके फाइन। हमारी बॉडी में 4000 टेंडेंस है, अबाउट 4000। हो सकता है इसमें से कुछ साइंटिस्ट आगे अभी और जैसे जैसे माइक्रोस्कोपिक पावर जैसे जैसे हमारी आपकी बढ़ती चली जा रही है, हो सकता है कि अभी टेंडन की मात्रा और बढ़ जाए, मे बी, है ना। कोई मसल नई निकली, जैसे मेरे जो टीचर थे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के प्रोफेसर मेहदी हसन सर, तो उन्होंने जो है वो 3 मसल्स नई, उनको इसी उस पर खिताब मिला था उनको, फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। 3 मसल्स नई, उनका फेस जो था, फेस की एनाटॉमी उनका स्पेशलाइजेशन था। मीन्स ओवरऑल तो थे ही वो एक्सपर्ट, लेकिन वो फेस का स्पेशलाइजेशन था। तो फेस में उन्होंने 3 नई मसल्स जो पीछे एनाटॉमिस्ट नहीं ढूंढ पाए थे, उन्होंने ढूंढी थी। ओके फाइन, ये ढूंढी थी तो क्या वो एक्सपर्ट हो गए? पीछे वाले बेकार हो गए? नहीं, पीछे वाले बेकार नहीं हो गए, है नहीं। पीछे वालों के पास वो फैसिलिटी उतनी माइक्रोस्कोपिक नहीं थी जितनी माइक्रोस्कोपिक उनके पास आ गई थी। आज का एनाटॉमिस्ट उनसे अच्छा नहीं हो जाएगा कोई, चाहे कितनों ही मसल और ढूंढ ले, क्योंकि अब उसके पास अब टेक्निक और ज़्यादा रिफाइनमेंट के साथ आज के दौर में मौजूद है, राइट। तो 4000, अराउंड 4000 जो है वो हमारे पास टेंडेंस मौजूद है, राइट। हर चीज़ का हम लोगों ने कहा था सेल होता है, स्केलेटल सिस्टम का भी हमने एक सेल समझने की कोशिश की थी। इसके सेल को, टेंडन के सेल को हम कहते हैं टीनोसाइट। टेंडन प्लस सेल्स, सेल ऑफ ए टेंडन, टीनोसाइट, TENOCYTE, टीनोसाइट, TENO टीनोसाइट, ठीक है नहीं। ओके फाइन, ये आपको बीच में दिखाई दे रहा है, ओ दिख रहा है आपको? ओके फाइन। ये इंग्लिश का एक रूल है, दिस इज नॉट ए क्लास ऑफ इंग्लिश, लेकिन हम लोग धीरे धीरे सब कुछ लेके चलेंगे, है ना, ताकि थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा अगर इन्फॉर्मेशन आ जाए तो बदहजमी तो नहीं हो जाएगी किसी को। ओके फाइन, ठीक। ओके, दिस साइट इज सेल, टेक्निकल नेम मीन्स anatomical name of a cell, anatomical terminology of a cell is site. Okay fine, CYTE, right. This 10 refers to tendon. Okay fine. Now here comes the rules, one of the rules of English, राइट। कोई भी कोई भी प्रॉपर चीज़ों को आपको जोड़ना हो, राइट, तो हम ओ लगा करके उनको जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अखबार में पढ़ा होगा इंडो चाइना टॉक्स, इंडिया नहीं कह रहा कोई, इंडो
इंड प्लस ओ प्लस चाइना। लास्ट वाला जो वर्ड होगा प्रॉपर, वो पूरा प्रॉपर लिखा जाएगा। फर्स्ट वाला जो है वो कहीं से उसकी काट छांट कर दी जाएगी, स्मार्ट सा बना दिया जाएगा उसको, और थोड़ा सा उसके साथ ओ दोनों के बीच में लगा के, एंड देन तो द सेम प्रिंसिपल गोज हियर, टेंडन प्लस ओ प्लस साइट सेल ऑफ ए टेंडन। जब लिखना है तो हमको ओ हमने साथ में लगा दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके अगर एग्जाम में कभी कभी ऐसे टेक्निकल टर्म्स फंस जाते हैं कुछ, वो चाहे एनाटॉमी के ही हो क्यों ना। दिस इज ए वर्ड ऑफ एनाटॉमी, दिस इज ए वर्ड ऑफ एनाटॉमी। मैंने आपसे बोला ना, कोई भी चीज़ होगी तो अपने शब्दों पे खड़ी होगी, राइट? आज की डेट में चूंकि वेस्टर्न्स ने ज़्यादा रिसर्च करी अभी मॉडर्न ज़माने पिछले 150 साल में, तो उनकी भाषा अंग्रेज़ी है, उन्होंने अपने भाषा में उस एनाटॉमी को कन्वर्ट किया, वरना पहले कोई स्पेन की थी, कोई फ्रांस की थी, कोई ग्रीक की थी, इस तरीके से चल रही थी, राइट? तो जब वो उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया तो जाहिर सी बात है इंग्लिश के ही प्रिंसिपल्स लगेंगे उसके ऊपर, ऐसे ही है ना? ओके फाइन। तो टेंडन प्लस साइट का हमको कहना है तो प्लस हटा के हम ओ लगा देंगे उसमें। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ टेक्निकल वर्ड्स इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स में फंस जाते हैं जहाँ पर आपको उस वर्ड के बारे में समझने में बहुत परेशानी आती है। ये है क्या, हमने कभी पढ़ा ही नहीं उस वर्ड के बारे में फॉर एग्जांपल, तो उसको हल करने का बहुत आसान एक तरीका, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर आप उस वर्ड को किसी तरीके से बीच मीन्स बाइफर्केशन कर लें। एक रूल चलता है ना हमारे सोसाइटी में, डिवाइड एंड रूल। द सेम इज ट्रू विद द वर्ड्स ऑल्सो, डिवाइड एंड रूल ओवर दैट वर्ड। फौरन डिवाइड करो उस वर्ड को अगर कर सकते हो। अच्छा, आपको समझ में नहीं आ रहा फॉर एग्जाम्पल, या भूल गए, जड़ से भूल गए, है नहीं, टीनोसाइट, लेकिन आपको थोड़ा सा जोर लगाने पे समझ में आ गया, कहीं से क्लिक हो गया, साइट मतलब सेल। मैंने कहा है तो ये सेल, एक तो कंफर्म हो गई बात ना। अब ये नहीं समझ में आ रहा है ये टीनो क्या है। अच्छा, अभी नहीं समझ में आ रहा है, मतलब बिल्कुल ही निकम्मे हो गए हम भूल गए, याद ही नहीं है। लेकिन कुछ तो भागते भूत की लंगोटी मिली ना हमें, कुछ तो मिला। ओके, हमें सेल मिल गया। अब हमने बहुत ढूंढा, कुछ नहीं मिला, तो कम से कम सवाल के जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए थे उसमें कोई सेल की चीज़ होगी तो आप आंसर के बहुत क्लोज पहुंच गए ना। कहीं सेल से रिलेटेड जो ऑप्शंस होंगे वो आपकी नज़र में सही है, बाकी सब गलत हो गए। तो आप मान के चलो जैसे 2, 5 में से 2 आपके ऑप्शन सही हो गए। ओके, अब इन 2 में कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि टेनन नहीं पता आपको। ओके, उनको थोड़ा सा गौर करने पे आपको पता चला, कहीं से फिर याद आ गया, कोई आवाज़ ऐसी सुन ली किसी बराबर वाले से, हाँ ऐसा भी हो गया। वो भी बेचारा डन नहीं बता पाया था, वो टेंड ऐसा इतना ही सुन पाए थे। और हाँ ओके फाइन, नकल ऐसी होती, हमने भी करी है, आप भी करते हो। ओके फाइन, ओके। तो मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ, ये टेक्निक कहीं फंस जाओगे आप कंपटीशन में तो काम आएगी आप। यहाँ तक समझ में आ गया हमारे आपके? ओके, अभी आपको 2 मिनट का टाइम है, आपको नोट्स बनाने हैं, बना लो जल्दी से। जो भी याद आ रहा है, जो भी आपने अभी सुना है वो लिख लो, डिस्कस कर लो आपस में बैठ के और फटाफट लिख लो। अपनी जो भाषा हो उसमें, अंग्रेजी में नहीं लिखना, अगर अंग्रेजी में लिखा तो पीछे रह जाओगे। Last 30 seconds.
ओके फाइन। अभी हमारे जो हैं वो दो तरह के टेंडेंस हमारी बॉडी में हैं। कितने? राइट। आपको सवाल आएगा कभी तो आप आराम से इसका जवाब दे लोगे। दो तरह के हैं, एक हमारे पास होता है पोजिशनल टेंडन और दूसरा होता है एनर्जी स्टोरिंग टेंडन। एक होता है पोजिशनल टेंडन और एक होता है एनर्जी स्टोरिंग टेंडन। एनर्जी स्टोरिंग टेंडन, एनर्जी स्टोरिंग टेंडन। पोजिशनल टेंडेंस का काम होता है, जनरल समझ लिए इसको, बेसिक नाम से ही समझ में आ रहा है हमारे आपके, है नहीं? बहुत सी चीज़ें हमें नाम से ही समझ में आ जाएंगी। अभी तो हम लोगों ने इससे पहले बहुत टेक्निकल वाली बात करी थी कि टेनोसाइट नहीं समझ में आ रहा तो कैसे हम उसको डिवाइड एंड रूल करेंगे उसका, राइट? ये तो हमें बिल्कुल प्लेन इंग्लिश में समझ में आ रहा है। पोजिशनल टेंडेंस आर दोज टेंडेंस जो आपकी बॉडी को पोजीशन में रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका स्पाइनल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी, राइट? इसके बीच में स्पाइनल इरेक्टर नाम की मसल चलती है। स्पाइनल इरेक्टर नाम की मसल चलती है, एक इधर चलती है और एक इधर चलती है, हड्डियों के बीच साइड से, राइट? ओके, वो आपको सीधा खड़ा रखने में मदद करती है, ठीक? ओके फाइन। उसके जो टेंडेंस हैं, अब वो कहीं जुड़ती होगी ना जाके, वो स्पाइनल इरेक्टर जो है वो यहाँ कहीं पीछे खोपड़ी की किसी उसमें हिस्से में जुड़ती होगी, यहाँ कहीं पीछे बैक में जुड़ती होगी, कहीं जाके उसका टेंडन जुड़ता होगा ना कहीं, है ना? वो आपको पोजीशन में खड़ी रखती है। तो वो टेंडेंस आर पोजिशनल टेंडेंस, आपकी बॉडी को पोजीशन में रखे हुए हैं। अगर वो टेंडेंस में कमी आ जाए, कमज़ोर हो जाए, किसी वजह से कुछ चोट लग जाए तो सर ऐसा हो जाएगा, या ये चीज़ जो है अभी आप ऐसे खड़े हो फिर वो आप ऐसे बत्तख की ऐसा हो जाओगे, राइट? तो आप क्यों ऐसे हो गए या क्यों ऐसे हो गए? क्योंकि वो पोजिशनल टेंडेंस जो थे वो अपनी एक्टिविटी सही से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, ठीक? ओके गुड। एनर्जी स्टोरिंग टेंडेंस वो टेंडेंस हैं जो आपकी एनर्जी को स्टोर करके रखते। एनर्जी कहां से स्टोर करते हैं? तो एनर्जी दो जगह से हमको मिल सकती है। एक तो आपको खाने से मिल रही है एनर्जी, राइट? और एक आपको आपके मूवमेंट से मिलती है एनर्जी। मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाए खड़े खड़े, आपने क्रिकेटर्स को देखा है, वो क्या होता है, जो बाउंड्री लाइन के प्लेयर्स होते हैं उनको क्या सिखाया जाता है? उनको सिखाया जाता है जैसे जैसे बॉलर चले तो वैसे वैसे हल्का सा, है ना, इसको बोलते हैं ना स्टार्ट लेना। ओके फाइन। क्यों बोला जा रहा है उनको ऐसा? अच्छा, सिर्फ उन्हीं को नहीं बोला जाता, वो क्लोज इन जितने भी होते हैं ना उनको भी बोला जाता है। इसीलिए आप देखिए जो लोग नहीं कर सकते बहुत मूवमेंट, कोई भी फील्डर किसी भी पोजीशन का अगर बहुत मूवमेंट नहीं कर सकता तो फिर उसको सीधा नहीं खड़ा होना अलाउड होता। फॉर एग्जाम्पल विकेट कीपर, अगर विकेट कीपर स्पिनर पे है या मीडियम पेसर पे अच्छा है, राइट? हाँ, देन वो क्राउचिंग पोजीशन में खड़ा होगा। लाइक सिली पॉइंट फील्डर, लाइक फॉरवर्ड शॉट लेग प्लेयर फील्डर, अगर वो नहीं होगा तो उसको अलाउड नहीं होगा सीधा खड़ा होना ऐसे। हाँ एग्जैक्टली, राइट? ओके, ये क्यों क्राउच पोजीशन में खड़े हैं या ये क्यों आपको मूव दे रहे हैं? ये आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जिस वक्त आप कोई मूवमेंट करते हो, राइट, तो आपकी बॉडी ने एक एनर्जी जनरेट करी, आपकी बॉडी ने एक एनर्जी जनरेट करी। ओके, अगर ये एनर्जी जो जनरेट हुई है अगर ये कहीं स्टोर ना हो और फिर दोबारा आपका पैर पड़े तो आपको उतनी ही एनर्जी जितनी आपने पहले पे लगाई थी उतनी एनर्जी आपको फिर लगानी पड़ेगी। अच्छा, कहीं स्टोर होने का मैकेनिज्म नहीं है तो आपने जब तीसरा किया तो फिर उतनी लगी। अच्छा, फिर उतनी लगी तो आप जो मैच 6 घंटे खेल रहे थे वो आप 2 घंटे भी नहीं खेल पाओगे, राइट?
ओके, इसके लिए जो है वो बनाने वाले ने क्या किया आपको बना करके, उसने आपको ये किया कि आपको उसने एनर्जी जो आपकी बनी उसको ज़ीरो नहीं होने दिया नेक्स्ट मूवमेंट तक के लिए, बल्कि उसको स्टोर करने का मैकेनिज्म, स्टोर हाउस दे दिया। वो दैट स्टोर हाउस इज योर टेंडन। आपने जो एनर्जी बनाई है, राइट, उससे मूवमेंट किया। उस 100 रुपए आपने बनाए थे, 100 रुपए के आपने 80 रुपए में आपने मूवमेंट किया, 20 रुपए आपके बेकार हो जाते, लेकिन वो 20,000 ऊपर वाले ने बेकार, वो 20 रुपए आपके बेकार नहीं होने दिए, बल्कि उनको वो 20 रुपए को बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, टेंडन नाम के बैंक में, सिंपल भाषा में, राइट। ताकि अब आपको, जब आपने दूसरा स्टेप लिया, तो अब आपको 100 रुपए की ज़रूरत नहीं थी, अब आपको 80 रुपए की ज़रूरत थी बस, क्योंकि 20 रुपए आपके पास पहले से थे, राइट। द सेम थिंग गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इससे आपको फायदा क्या हुआ, जो 2 घंटे की चीज थी उसको आपने 6 घंटे में पूरा किया, की एनर्जी थी आपके पास। अच्छा, हमको और आपको ऐसा लगता है, हमको और आपको बीइंग ए प्लेयर, बीइंग ए कोच, बीइंग ए ट्रेनर, हमको और आपको ऐसा लगता है जैसे मसल्स में सारी एनर्जी हमारी होती है। हमारा एनर्जी स्टोरिंग जो बैंक है वो ऑलमोस्ट हमारी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में सब में बिल्कुल निगलेक्टेड होता है। मीन्स हम उसकी ट्रेनिंग करते ही नहीं। कभी आपने लिगामेंट की ट्रेनिंग करी? सुना कभी आपने? नहीं। कभी आपने टेंडन की ट्रेनिंग करी? नहीं करी, कभी नहीं करी हमने। क्यों नहीं करी? क्योंकि हमको एनर्जी स्टोरिंग उसकी क्वालिटी पता नहीं। अगर आपकी एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी आपकी ज़्यादा हो तो आपके मूवमेंट्स ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे या नॉर्मल रहेंगे? और अच्छे हो जाएंगे। आप और लंबे समय तक विदाउट अनड्यू फैटीग आप लंबे समय तक और खेल सकते हो। ऐसे ही होगा, राइट। हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा लैक्यूना है। लैक्यूना समझते हैं ना? लैक्यूना मीन्स हमारे अंदर ये, मतलब हमारी फील्ड में एक बहुत बड़ी कमी है कि हमने जो है वो, मसला वही है असल में कि एनाटॉमी हमारी फील्ड नहीं है, जो हमें पढ़ाने आता है वो हमारी फील्ड का नहीं है, तो उसको जो है वो एनर्जी स्टोरिंग टेंडन क्या करे, यार ये क्या पढ़ाना इनको, यार इनके मतलब का क्या है ये, जबकि ये तो सरासर हमारे मतलब का, उसके मतलब का तो कुछ भी नहीं है इसमें। इजंट इट? राइट। तो हमारे लिए, अच्छा, ये जो टेंडन होते हैं, ये जो लीगामेंट होते हैं, ये बड़े बेशरम होते हैं, बड़े ढीठ होते हैं। आपकी मसल्स जो है वो बड़ी शर्मीली होती हैं। आप 10 किलो का वेट उठाओ और बेचारी शर्मा जाती हैं 8-10 रेपिटेशन में। ये टेंडन और ये लीगामेंट सबसे ज़्यादा बेशरम होते हैं। लीगामेंट सबसे ज़्यादा, उनके बाद फिर टेंडन्स। इनको जो है वो क्या करना पड़ता है, मसल अगर शर्मा रही है 10 किलो पे, तो आपको इनको टेंडन्स और लिगामेंट्स को आपको 2.5 किलो पे हिट करना होता है इनको, राइट। ये 10 kg से 10-12 रेपिटेशन में थक रही थी मसल्स हमारी, राइट। अब आप इसको 2 किलो से 2.5 किलो से मारो आप 150 रेपिटेशन, 250 रेपिटेशन, तब इन तक कुछ पहुंचेगा। क्या पहुंचेगा? जो भी पहुंचेगा, राइट। वो एक ही चीज़ है हमारी बॉडी में, पहुंचाने का सोर्स एक ही है बस पूरी बॉडी में। क्या? ब्लड। ब्लड से ही दवा पहुंचती है, ब्लड से ही खाना पहुंचता है, ब्लड से ही पानी पहुंचता है, ब्लड से ही ऑक्सीजन पहुंचती है, ब्लड से ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। सब कुछ ब्लड के ज़रिए से ही होता है, राइट। और ब्लड जो है वो सबसे कम मात्रा में टेंडन में पहुंचता है और उससे भी कम मात्रा में, नहीं के बराबर, लिगामेंट में पहुंचता है, राइट। तो इनको बहुत हाई रेपिटेशंस चाहिए होते हैं, बहुत हाई रेपिटेशंस इनको चाहिए होते हैं, तब इनको ब्लड मिलता है, वरना जल्दी लेते नहीं, किसी की सुनते नहीं, लिगामेंट भी नहीं सुनता और टेंडन भी नहीं सुनता। इसी वजह से इनको नुकसान हो जाता है। फिर एक, जैसे हम में से और आप में से कोई ऐसा ज़िद्दी हो जाए ना, जैसे टेंडन और लिगामेंट ज़िद्दी हैं, तो अगर ऐसे ज़िद्दी हो जाए कि हम किसी से कुछ नहीं लेना है, तो फिर इनको, जैसे हमको आपको अगर ज़िद्दी हो जाए, किसी की मदद नहीं लेनी है हमको, भाड़ में जाए सब है, ऐसी तैसी इनकी सबकी, ओके फाइन। तो होता क्या है, फिर मैं कभी आपको कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं कर भी सकता हूँ तो भी नहीं करूँगा, भाड़ में जाए वो,
अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, राइट। पूरी बॉडी भी ऐसी चिल्लाती है जब इनको चोट लग जाती है ना टेंडन पेंडन को, तो फिर पूरी बॉडी भी कहती है बाहर में जाएगी, हमें भी कुछ नहीं देना इनको। हाँ, जब पहले तो ले नहीं रहे थे, जब भाई ब्लड दे रहे हैं हम तो ब्लड तो सबको दे रहे हैं ना, और फ्लक्स में दे रहे हैं, पूरी बॉडी दे रही है, ले लो ले लो ले लो, वो ले ही नहीं रहे। अब चोट लग गई तो चिल्ला रहे हैं लाओ 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 लाओ, कह रहे अब नहीं देंगे, अब कट ऑफ है, राइट। तो इनकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप जितनी ज़्यादा स्टोर कर लोगे एनर्जी, आपके मूवमेंट्स उतने एफिशिएंट हो जाएंगे और उतने इंड्योरेंस भरे हो जाएंगे, उतना स्टैमिना आपका बढ़ जाएगा। और जितना आपका स्टैमिना बढ़ जाएगा, जितनी आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उतनी आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी, इज़न्ट इट? इसलिए हाई रेपिटेशन ट्रेनिंग अंडर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, जो हमारी आपकी आज की डेट में हमारी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में मिसिंग है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ लर्निंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अगर आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी नहीं आती है तो ये सारे पॉइंट्स आपके मिस्ड हैं, और ये मिस्ड हैं तो फिर आप एक जो जनरल चीज़ चल रही है बस आप उसी पे काम करते रहोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको सिखाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल फिटनेस में भी वार्म अप में तो चलो 12 बार 15 बार करा दिया, फिटनेस में भी आपको बहुत कराएंगे तो 30 बार करा लेंगे, 40 बार करा लेंगे। मैं नहीं समझता किसी ने 100 बार ऐसे किया हो एक ही बार में कभी ज़िंदगी में। आप लोगों की उम्र हो गई 20-22 साल 24 साल की, कभी किया 100? कभी नहीं किया 100। जब 100 नहीं किया तो टेंडन के पास क्या, बेचारे के पास एनर्जी स्टोरिंग होगी? फिर होगी क्या? नहीं होगी। कहीं इसको ध्यान रखिएगा अपनी ट्रेनिंग करते हुए। बोरिंग है, बोरिंग है, खड़े हैं घुमा रहे हैं, बोरिंग है? बोरिंग नहीं है, आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके, 2 मिनट में लिख लीजिए जल्दी से जो भी लिखना है, नहीं तो सब भूल जाएंगे। मेरा एक मशवरा आप लोग माने अगर तो मैं दूं, फ्री का है, बड़े काम का है, दे दूं? एनाटॉमी फिजियोलॉजी का अलग रजिस्टर बना लो। बना लिया? अच्छा, बना लिया है तो बहुत अच्छा है। उसको आप अब ये जो लिखते हो यहाँ से फिर क्या करते हो? उसको उस पर लिखते हो, फिर उसको फेयर करते हैं। ओके फाइन, बहुत अच्छा करते हैं। तो उसके लिए आप 2-3 तरह के पेन भी इस्तेमाल करते होगे, कोई लाल और काला। बड़ा खतरा है, बड़ा खतरा है। किसी दूसरे को अच्छा लग गया ना तो चुर जाएगा। चलिए, गुड बॉय, चलिए काम करिए, जल्दी लिखिए। पोजिशनल टेंडेंस एंड एनर्जी स्टोरिंग टेंडेंस। जी सारे टेंडेंस, गुड क्वेश्चन। जितने भी टेंडेंस हैं, लिसन, जितने भी टेंडेंस हैं वो सब एनर्जी स्टोरिंग टेंडेंस हैं सारे। उन एनर्जी स्टोरिंग टेंडेंस में कुछ टेंडेंस ऐसे हैं जो पोजिशनल ज़्यादा काम करते हैं, वरना आपको ऐसा ऐसा मूवमेंट करना है तो इसमें भी एनर्जी चाहिए ना आपको स्टोर करने के लिए, या नहीं चाहिए? लेकिन पोजिशनल भी ज़बरदस्त है। गेटिंग माई पॉइंट? स्पाइनल इरेक्टर, इरेक्ट कहते हैं ना सीधा खड़े होने को। हाँ, ये हमारी बैकबोन्स हैं, इसके बराबर में हमारे स्पाइनल इरेक्टर्स हैं। ये स्पाइनल इरेक्टर्स,
टाइम क्या हो गया? 12:30 कितने बजे तक क्लास है हमारी? 1:10 तक। ओके फाइन। अभी आप लोगों को पानी पी के आना है, टहलना है, बाहर जाना है, बोर हो गए जाइए जल्दी से आएंगे 5 मिनट में। ओके फाइन। तो यहाँ तक हमारी बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। टेंडेंस हमारे जो हैं वो 4000 के अराउंड है, ज़्यादा ही होंगे लिगामेंट से, क्योंकि मसल्स हमारी ज़्यादा हैं नंबर्स में, राइट। 2 तरह के टेंडेंस हम लोगों ने समझने की कोशिश की है, राइट, पोजिशनल और एनर्जी स्टोरिंग टेंडन। एनर्जी स्टोरिंग टेंडन हमारे यहाँ ऑलमोस्ट निगलेक्टेड है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में, जबकि उसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो उसका मैंने एक मेथड भी आपको बता दिया कि बहुत हाई रेपिटेशन मीन्स 100, 150, 250, राइट। जिन एथलीट्स को या जिन कोचेज़ को जो है वो पता होती है ये बात, ये सीक्रेट मालूम होता है, तो वो अपने एथलीट्स को कभी कभी वो हज़ार रेपिटेशन के भी तरफ ले जाते हैं। वो बेंच प्रेस कर रहे हैं तो वो कड़ाकड़ वैसे उसकी है 125 किलो बेंच प्रेस फॉर एग्जांपल, राइट। और वो 20 किलो की रॉड लिए हुए लगा पड़ा पहले पड़ा 4.5 घंटे में उसके जो है बेचारे के 1200 रेपिटेशन पूरे वो कर रहा, क्योंकि उसका टेंडन जितना मजबूत हो जाएगा उसकी बेंच प्रेस जो है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी आने वाले समय में। अच्छा, अगर वेट बढ़ गया, वेट तो मसिल का बढ़ेगा, मतलब मसिल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो वेट बढ़ेगा, लेकिन अगर मसिल के करस्पॉन्डेंस में अगर टेंडन इज स्ट्रांग नहीं हुआ तो टेंडन टूट जाएगा। और आप देखो मीन्स जो ऊपर लेवल पे खेलते हैं उनके अक्सर जो है वो टेंडन्स फट जाते हैं। क्यों फट जाते हैं? वो इसी वजह से फट जाते हैं क्योंकि वो टेंडन्स तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, वो उतने मजबूत, एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी उनकी ख़त्म हो गई। एक लगा लिया, 2 रेपिटेशन लगा लिए, वो तीसरा उन्होंने हैवी से लगाया तो एनर्जी प्रिजर्वेशन है नहीं उनके पास, कैपेसिटी बिल्डअप नहीं करी, मसल के पास बहुत है, तो वो डिसप्रोपोर्शनेट है, डिसबैलेंस्ड हो गई बॉडी उनकी, और वो जहाँ कमज़ोर पार्ट होता है वहीं चोट लगती है। वी ऑल नो। क्या चीज़? हाँ, देखिए ये बात अच्छे से समझ लीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी मसल्स अगर ये कह रहे हैं टाइटली पैक्ड हो जाएंगी, मैं उसको कह रहा हूँ कि अगर आपकी मसल जो है वो मीन्स काम करते करते उनके अंदर बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, जलन सी होने लगती है नहीं। आप 400 मीटर दौड़िए तो आप लास्ट का 100 मीटर 70 मीटर देखिए कैसा खतरनाक होता है, ऐसा लगता है आग लग गई पैरों में, राइट। ओके, अगर ये कंडीशन आ गई है, वेट ट्रेनिंग में अक्सर आ जाती है ये कंडीशन, अगर ऐसी कंडीशन आ गई है तो एक प्रिंसिपल याद रखिएगा, मसल हमारी इलास्टिसिटी प्रिंसिपल पे काम करती है, वी ऑल नो, आगे हम लोग करेंगे, है ना। इलास्टिक जैसा होता है, ऐसे खींचती है फिर वापस हो जाती है, एक लिमिट है, ज़्यादा लिमिट पे कर दोगे तो इलास्टिक जैसे खींच के टुक तो इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है उसकी, ऐसे ही हमारा जो है वो मसल का। तो मसल के अंदर ये जो प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी है ये क्या करती है, ये रिकवरी भी करती है, इसे मसल को खींच के वापस नहीं लाती बल्कि रिकवरी भी करती है। मसल को जो है वो अगर आप विद इन 10 सेकेंड्स मीन्स जो रेपिटेशन कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप उसको रोक लें, जैसे टाइट हो गई है, जलन हो रही है, बहुत तेज़ हो रही है, तो आप उसको रोक लें, लेकिन नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स। अगर आप 10 सेकेंड पे 8 से 10 सेकेंड पे मसल जो है वो अपना 30% रिकवरी कर लेती है। अच्छा, अगर 30% तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई ना रिकवरी, मतलब फिर तो आपका जो सेट लगा रहे थे वो तो बेकार ही सा हो गया आपका, है ना। ओके फाइन, तो आपको जो है वो आप मान के चलो 8 रेपिटेशन, मैं तो 10 रेपिटेशन कह रहा था, आप मान के चलो, आप लोग ट्रेंड हो, समझदार हो, आप 8 सेकंड से पहले 8 सेकंड जैसे आपने कर रहे हो, बेंच प्रेस कर रहे हो फॉर एग्जांपल, आपने उसको रखा और बस एक सांस गहरी ली, 5-7 सेकंड में हो जाएगी, और उसके बाद फिर शुरू। तो आपकी मसल जो है वो मीन्स 10% भी रिलैक्स नहीं हुई है। अच्छा, 10% नहीं रिलैक्स हुई है तो आपने जहाँ 2 रेपिटेशन लगाए वो फिर उसी स्टेट पे पहुँच गई जहाँ पे थी, जहाँ आपने छोड़ा था उसको। इस तरीके से आप उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। जैसे आपने 800 मीटर का लगाना है, 800 मीटर में आपको जो है वो 770 पे आपको तो 700 मीटर पे आपको जो है वो मतलब ऐसी जलन हो गई कि आप नहीं रुक सकते, वो नहीं कंटिन्यू कर सकते, राइट। तो आप अगर
5 सेकंड 6 सेकंड के लिए अगर वहाँ कहीं रुक जाओ, लेकिन वो रुकने की भी टेक्निक होगी। अगर आप कहीं रुक जाओ तो आपकी मसल जो है वो फिर काम कर लेगी और फिर आप अगले 300 मीटर फिर आप दौड़ लोगे, राइट। टेक्निक क्या है रुकने की? रुकने की टेक्निक ये, इस कंडीशन में एक मोटा प्रिंसिपल, इस कंडीशन में कभी भी नेवर 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 कभी भी आप मीन्स रुक करके एक जगह खड़े मत रहिएगा, वरना कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। कार्डियक अरेस्ट समझते हैं? क्योंकि उस वक्त हार्ट आपका जो है ना जुक 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 ऐसा काम कर रहा है। अच्छा, ये जो मसल्स काम करती हैं, अभी हम लोग आएंगे वो मसल्स कैसे काम करती हैं। मसल के ये फाइबर्स होते हैं, ये ऐसे ऐसे काम करते हैं, ठक 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 ठक, राइट। ओके, अभी क्या है, आपने बहुत तेज स्पीड में ये कर रहे थे, अभी आपने क्या किया, इनको एकदम से रोक दिया। ओके, जैसे ही आपने इनको रोका एकदम से, तो ये जिस भी पोजीशन पे तो वहीं फंस गए। अच्छा, ये जहां कहीं भी, अब ये दिल की मसल भी ऐसे ही है, अब ये कहीं फंस गई, अब फंस गई, आपने दोबारा सांस ली, सांस ही नहीं आई आपकी। दैट इज कॉल्ड इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी, इट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली। चाहे स्पीड कम कर दो या एकदम से नीचे झुका देते हैं कुछ कोचेज, या कुछ कहते हैं कि ओके फाइन कुछ भी करो, ज़रूरी नहीं है ये करो, ये दौड़ते ही चले जाओ, ये नीचे ही झुक जाओ, कुछ भी करो, फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू रहनी चाहिए आपकी, ताकि वो मीन्स, तो मशीन्स के साथ भी है ना, एकदम से ऑफ कर दोगे तो उसको भी। कभी हम लोगों ने जूसर मिक्सर ग्राइंडर चलाया है, सब ने चलाया है। दिक्कत ये है कि उसके साथ जो बुकलेट आती है कभी पढ़ा नहीं हमने, कभी नहीं पढ़ा। आती है ना बुकलेट, कभी नहीं पढ़ा। हमेशा उसमें लिखा होता है अगर आप इसको फुल चला रहे हो तो इसको एक एक ग्रेड करके नीचे लेकर के आओ, मतलब 4 पे चला दिया, खत्म। ऐसे ही होता है, सब ऐसे ही करते हैं, क्योंकि हमने वो जूस वालों को देखा है, वो ऐसे ही करते हैं। उनकी सेहत पे क्या असर पड़ता है, वो तो आपसे पैसे लेके कर रहे हैं, वो दूसरा खरीद लेंगे, आपको परेशानी होगी। आपको 4 पे है तो 3 पे लाओ, 2 पे लाओ, 1 पे लाओ, देन उसको बंद करो। क्यों? क्योंकि वो मशीन की रिकॉइलिंग इतनी तेज़ हो रही है, अगर एकदम से कर दोगे तो फंस जाएगी, वो बर्नआउट हो जाएगी। तो वही आपके साथ हो जाएगा, ठीक है नहीं? ओके फाइन। अभी हम लोगों की एनाटॉमी का फ़िलहाल का ये इतना हमारे यहाँ पर ख़त्म है।